दिल्ली की साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस की सीनियर लीडर शीला दीक्षित के जसद खाकी को निगमबोध घाट ले जाया जा रहा है और कुछ ही देर में आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। शीला दीक्षित के आखिरी सफर पर पार्टी कारकुनान और अवाम का जमे गफीर देखा जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस और दीगर पार्टियों के लीडरान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। कल शीला दीक्षित का स्कॉट अस्पताल में इंतकाल हो गया। शीला दीक्षित दिल की मरीज थी और उन्हें कल दोबारा दिल का दौरा पड़ा था। शीला दीक्षित के इंतकाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया समेत मुतादिद लीडरों ने रंज गम का इजहार किया है। तमाम पार्टियों के लीडरों ने शीला दीक्षित को आज उनके घर पहुंचकर खराज अक़ीदत पेश किया। कल इंतकाल की खबर के बाद पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ गई। खासकर दिल्ली के अवाम और दिल्ली की तमाम सियासी पार्टियों ने गम का इजहार किया और तमाम पार्टी के लीडरों ने शीला दीक्षित को मिलनसार और नर्म लहजे वाली और काम करने वाली शख्सियत बताया है। खासकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इतला मिली पहला ट्वीट उन्होंने किया और अपने ट्वीट में बताया कि शीला दीक्षित एक मिलनसार खातून थी। 81 साल की उम्र में शीला दीक्षित का इंतकाल हुआ है। Almost like an elder sister and a friend. I'm sure, like myself, all my colleagues will miss her. And it's a big loss for the Congress Party. I feel that beyond politics, she had a great affinity for the arts, for our heritage. And that distinguished her from many other politicians that we know. So I will always remember her, a smile that touched many hearts. And of course, Delhi will never forget her. For the work she did for the city, she practically transformed the city. And well, we are at a loss world. लोक जनशक्ति पार्टी के रुकन पार्लियामेंट रामचंद्र पासवान का दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। वो कई दिनों से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वाज़ेह है कि वो मरकजी वजीर रामविलास पासवान के छोटे भाई थे। रामचंद्र पासवान बिहार के समस्तीपुर से रुकन पार्लियामेंट थे। उनकी मौत से सियासी गलियारों में रंजो गम का माहौल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके अफसोस का इजहार किया। समस्तीपुर से सांसद रामचंद्र पासवान का आज आरएमएल अस्पताल में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को आप देख सकते हैं कि आरएमएल से थाना राजेंद्र प्रसाद की ओर ले जाया जा रहा है, जहां उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और तमाम राजनीतिक हस्तियां वहां उनके दर्शन के लिए पहुंचेंगी। फिलहाल आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में ये काफ़ी बड़ी दुखद खबर है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तियाँ और तमाम वो लोग जिनके लिए रामचंद्र पासवान ने कहीं ना कहीं समाज में अपना योगदान दिया है, कहीं ना कहीं समाज और समस्तीपुर तमाम एलजेपी के कार्यकर्ता आज कहीं ना कहीं शोक में होंगे। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। झारखंड के कद्दावर लीडर और धनबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट ए रॉय का भी इंतकाल हो गया है। सुबह 11 बजे उन्होंने सेंट्रल अस्पताल में आखिरी सांस ली। वाज़ेह के ए रॉय गुज़श्ता 13 दिनों से सेंट्रल अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। रॉय शिबू सोरेन जैसे बड़े लीडरान के हम असर थे और कोयला मजदूरों की आवाज को उन्होंने बुलंद किया था। क्लियर हुआ आपको 10:40 से ही गड़बड़ हो गए थे, लेकिन 11:05 में पांडे साहब ने बोला कि अब राजदार नहीं रहे। ये बहुत बड़ी क्षति है, पूरे झारखंड के लिए बहुत बड़ा क्षति है। ऐसा पुरुष और मिलना संभव नहीं है। हम लोग को ऊपर से साया हट गया इनका, इस चीज़ का देख के बहुत दुख लगता है। हमने
एक सही कम्युनिस्ट, जो कम्युनिस्ट का परिभाषा में, मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी में कम्युनिस्ट का जो परिभाषा है, वो एक ही आदमी हमको लग रहा है भारतवर्ष में पैदा हुआ है और आज नहीं है। जितने भी कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट आंदोलन है, इनका जो लेख है झारखंड और लड़खंड, इन्हीं के दरमियान इन्होंने सभी को आंख दिखा दिया था। ये जो इनको पृथकतावादी आंदोलन जो कह कर झारखंड आंदोलन तो एक पृथकतावादी आंदोलन कहा था, जिसको उसने दिखाया कि एक सही कम्युनिस्ट आंदोलन है। पूरे राष्ट्र के लिए हम समझते हैं ये क्षति है, क्योंकि उनकी जो लोकसभा में गूंज रही है वो हम समझते हैं जो पूरे देशवासी देखें, और उनका जो मिसाल है, उनकी जो रास्ते हैं, उनकी जो शहादत है, वो हम समझते हैं जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो। प्रेरणा लेने की बात तो होगी ही ए.के. राय साहब की जीवनी, जिस प्रकार से सादा जीवन उच्च विचार को सार्थक बना रहे थे, यह हम सबके लिए, देखिए राजनीतिक धाराएं, राजनीतिक सोच, अपनी अपनी विचारधाराएं अलग अलग जरूर हो सकती हैं, लेकिन ए.के. राय साहब का जीवन एक संघर्ष का जीवन था। इनका निधन से पूरे झारखंड और पूरे देश को क्षति हुआ है, क्योंकि इनका ऐसा विचारधारा सभी वर्ग में इनको मतलब चाहे इनके सोच था कि मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान के बीच में काफ़ी लोकप्रिय थे और अपने सारा जीवन धनबाद के कोयलांचल में दिए। झारखंड के गुमला में हुजूम तशद्दुद का मामला सामने आया था। जादू मंत्र के इल्जाम में 4 अफराद को गांव के लोगों ने निशाना बनाया और लाठी डंडों से पीट पीट कर हलाक कर दिया। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। कातिल से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई। वारदात में शामिल मुलजिमीन की तलाश के लिए पुलिस इलाके में छापेमारी कर रही है। अंधविश्वास से जुड़ा हुआ लगता है, जिस तरीके से हम लोगों ने घटना की जानकारी प्राप्त की। विश्वास से जुड़ा हुआ लगता है, जिस तरीके से हम लोगों ने घटना की जानकारी प्राप्त की। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस का शहीद दिवस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर धर्मतला में तृणमूल सरबराह ममता बनर्जी इस अजीमुशान रैली से खिताब किया। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इंच इंच का हिसाब लिया जाएगा। वाज़ेह के 1993 में यूथ कांग्रेस के एहतजाजी जलसे पर पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें 13 कांग्रेसी वर्कर शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में शहीद दिवस का इनकाद किया जाता है। लिंचिंग करछे, সবাইকে লিঞ্চিং করে মারছে, কখনো সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার, কখনো দলিতদের উপর অত্যাচার, কখনো খ্রিস্টানদের উপর অত্যাচার, কখনো হিন্দুদের উপর অত্যাচার। হিন্দু ভাই বোনেরা মনে রাখবেন, ইলেকশনের সময় হিন্দু মুসলমান করে। আর আমার কাছে একটা ভিডিও আছে, যাতে আমি দেখলাম এখানকার এক বিজেপি নেতা বলে হিন্দুদের মরতে দাও, তবেই তো আমরা জিতবো না, হিন্দুদের মরতে দাও। সেটাও ভাইরাল হয়েছিল সম্ভবত সোশ্যাল নেটওয়ার্ক থেকে আমি পেয়েছি। 19 সালে যে নির্বাচন হয়ে গেল, ইটস এ মিস্ট্রি। কি করে হলো আমি জানি না। ইট ইজ নট এ হিস্ট্রি, ইটস এ মিস্ট্রি। যা সিট পাবে বলেছিল তাই পেল, অঙ্কটা মিলে গেল কি করে? তাই তো বলছি, ইভিএম চাই না, ব্যালট চাই। ব্যালট আমাদের ফিরিয়ে দাও। এই বাংলা মাথা নত করবে না। বিজেপি জেনে রাখো, এই বাংলা মাথা নত করবে না। ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে আমরা বুঝে নেব, ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নেব, ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নেব। बागपत में नेशनल शूटर की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों ने नेशनल शूटर और उसके साथियों को पीटने के बाद उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि इलाके में अपना रसूख बनाने के लिए यह वीडियो वायरल किया गया। 12 जुलाई का मामला है दोपहर का। मेरा लड़का इधर 1 टारगेट शूटिंग रेंज में शूटिंग करता है और वो कई नेशनल और यूपी स्टेट से गोल्ड मेडलिस्ट है। अभी मेडल लेकर आया 2-3 स्टेटों से, और उसके साथ कई अपरिचित लड़कों ने आकर के उसको उठाया और उसको जाट कॉलेज डिग्री कॉलेज में लेकर गए, और डिग्री कॉलेज में लेकर जाकर उसको लात घुसे और ईंट पत्थर से उसकी बुरी तरह से नक्सल्स पिटाई, यहाँ तक कि उसको जान से मारने तक की कोशिश की। मुल्क में अक़लियतों में मज़ालिम ढाए जाने का सिलसिला जारी है। आए दिन हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात पेश आते रहते हैं। शरपसंद लीडरान के जरिए भी मुतनाज़ा बयानात दिए जा रहे हैं। इस ज़िम्न में हिंदू समाज पार्टी के कौमी सदर कमलेश तिवारी की जानिब से मुसलमानों भारत छोड़ो लखनऊ के एक पार्क में एक रैली निकाली गई।
जिस पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन ने भी भारत छोड़ी रैली निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में उलमाए कराम ने भी शिरकत की। इस रैली में इस किस्म के लोगों पर काबू पाने का मुतालबा किया गया। तंजीम ने मजीद कहा कि मुल्क जोड़कर रखना अवाम की जिम्मेदारी है। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी के आह्वान है कि हम हजरतगंज के गांधी पार्क में जमा होंगे और मुसलमानों भारत छोड़ो का उन्होंने नारा दिया है। आज तो हमको भगाने और नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ आज सभी समुदाय के लोग, सभी अमन पसंद लोग एक साथ आए हैं। देखिए, आज़ादी से पहले भी, अंग्रेज़ों के वक्त भी और आज़ादी के बाद भी इस तरीके की दीमक हमेशा से रही है। ज़रूरत है कि इस तरीके की बीमारी, चूँकि ये एड्स से भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है और दीमक से भी ज़्यादा गंदा कीड़ा है, जो धीरे धीरे देश के हर चीज़ को खोखला करेगा। ना मुसलमान भारत छोड़ सकता है, ना छोड़ने के लिए वो लोग कहेंगे जो देश के प्रेमी लोग हैं। ये जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं वही कहेंगे भारत छोड़ो मुसलमान, या मुसलमान वही कहेगा। देखिए, कुरान मजीद की इसमें तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात हमारे हायत भाई ने कही है। हमारे अहले हुनूद भाई, मुस्लिम भाई, सभी धर्म के लोग इकट्ठे हुए हैं, जमा हुए हैं। लेकिन कुरान की एक आयत है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका पैदा ना करो। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बिजली के बिल ने घर के अफराद को हैरान और परेशान कर दिया। घर का बिजली का बिल 1 अरब 28 करोड़ 45 लाख 95,444 रुपए आया है। वहीं बिल को लेकर मुतासरा का कहना है कि शिकायत के बावजूद इनसे बिजली का बिल भरने के लिए कहा जा रहा है। 1 अरब 28 करोड़ और कुछ लाख का। और भैया हम तो गरीब आदमी, एक पंखा चलता है और बिजली चलती है और हमारा कुछ चलता ही नहीं है, और हम जो कहने भी है तो कोई सुनता ही नहीं हमारी। तो 1 अरब 28 लाख कुछ और रुपए है, आगे मुझ पर पा नहीं जा रहा। पता नहीं सारे ये बिजली विभाग की लापरवाही है, एडीएमओ की लापरवाही है। चक्कर काटते हमने पैर दुख गए। आखिर करे क्या, कागजों को फेंक कर मारते हैं। जो टेक्निकल फॉल्ट कहीं रहा है सिस्टम पे, उसे ठीक करा कर इशू कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं बिल बनाने में। टेक्निकल फॉल्ट कहीं ना कहीं हुआ है, जितना बिल है उसकी रसीदें और बिल जो भी हैं। जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी पवन वर्मा ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी के मुतादिद लीडरान बार बार जेडीयू पर बयान करते हैं। बार बार बयानबाजी करने से इनका असर पार्टी पर पड़ता है। बीजेपी अगर अकेले इलेक्शन लड़ना चाहती है उसे बताना चाहिए। हमारे नुमाइंदे निरंजन ने कौमी जनरल सेक्रेटरी वर्मा से बातचीत की। हमारे साथ हैं जदयू महासचिव पवन वर्मा। सर, बिहार में जदयू और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? जदयू एक अनुशासित पार्टी है। हम गठबंधन की मर्यादा को निभाना जानते हैं। हम समझते हैं कि जब गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं उनका विश्वास के आधार पर तालमेल अच्छा हो तो गठबंधन को शक्ति मिलती है। पर ये किस तरह के बयान आ रहे हैं? हम समर्थन वापस ले लेंगे बीजेपी की ओर से, और एक ही बयान नहीं, कई कार्यकर्ता शीर्ष नेताओं ने इस पर बयान दिया है। हम समझते हैं कि इन बयानों में साफ साफ अहंकार की बू है, और अगर इन बयानों पर रोक न लगे तो गठबंधन को क्षति पहुंचेगी। जदयू मंत्रिमंडल में जब से शामिल नहीं हुई है तब से लेकर के दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है। क्या नहीं लग रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के इसका असर पड़ेगा? अभी हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जदयू और बीजेपी एक गठबंधन में हैं बिहार में, पर जो बयानबाजी हो रही है सारे स्पष्टीकरण के बावजूद उससे हम समझते हैं गठबंधन को नुकसान होगा, और धमकियां जो दी जा रही हैं वो नाकबूल हैं। गठबंधन इस समय बीजेपी और जेडीयू का है बिहार में, परंतु अगर इस तरह की बयानबाजी होती रही और बार बार ये कहा जाए कि हम समर्थन वापस ले लेंगे और चुनाव हम अकेले ही लड़ सकते हैं,
तो ये तो बीजेपी का निर्णय है। जदयू इन धमकियों से किसी तरह से विचलित नहीं हो रही है। जदयू और बीजेपी में जिस तरह से लगातार दूरियां बढ़ती जा रही है, बयानबाजी हो रहा है, उसको लेकर के जदयू महासचिव पवन वर्मा ने कहा कि इस तरह के बयानबाजी सही नहीं है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। नामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। विदर्भ में गर्मियों के बाद बरसात में भी पानी की किल्लत में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके सबब आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विदर्भ में कई दिनों बाद फिर से बारिश शुरू होने से किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर तो पाई जा रही है, तहम अभी भी पीने के पानी के लिए आवाम को दर बदर ठोकरें खानी पड़ रही हैं। बुल्ढाना और अकोला अजला के कई मकामात पर हफ्ता भर पानी नहीं मिल रहा है, जिसके लिए कुछ लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, जबकि कुछ मकामात पर हफ्ते में एक बार टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है। आमचं काहीच पाणी होत नाही, नुसतं प्यायचं पाणी होतं वापरायला। कधी पासून हे प्रॉब्लेम सुरू आहे? हा खूप 1-2 महिने झाले। 1-2 महिने झाले आणि हे टँकरचं पाणी मिळतं? टँकरचं पाणी 2 महिने झाले चालू आहे। ये हम जैन चौक में रहते हैं, जैन चौक अगरवेज रोड है ये। इसमें क्या है कि ये भाग पूरा ऊपर वाला है, चढ़ाव का भाग है। ये कारण यहाँ नल आता है हफ्ते में से एक दिन, मगर पानी रुकता नहीं है। वहाँ नीचे वाल दिया हुआ है, पानी पूरा नीचे बह के चले जाता है। नीचे के एरिया में ज़्यादा पानी होता है, यहाँ पानी आता नहीं नल को। गड्ढे खोदे हुए 4-4 फुट मशीना लगे तो भी पानी आता नहीं। दिल्ली में बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सब्जी खरीदने आए लोगों का कहना है कि सब्जियों के बढ़ते दामों की वजह से उनके बजट पर काफी असर पड़ रहा है, लेकिन मजबूरन उन्हें महंगे दामों पर सब्जी खरीदनी पड़ती है। हमारे नुमाइंदा रचना ने दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम के पास सब्जी मंडी का जायजा लिया। मॉनसून ने दस्तक दे दी है और जिस तरीके से लगातार देश भर में बारिश हो रही है, इसके कारण सब्जियों के भी दाम बढ़ गए हैं। हालांकि दिल्ली में बारिश इतनी नहीं है, लेकिन सब्जियों के जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर टमाटर जो है पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते ज्यादा महंगा है। 60 से 80 रुपए तक के दाम में टमाटर बिक रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम के पास सब्जी मंडी है, वहां पर खड़ी हुई हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके की जो सब्जियां हैं उनके रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि बारिश जिस तरीके से हो रही है सामान नहीं आ पा रहा है। ऐसे में महंगाई भी बढ़ रही है, तो टमाटर और जो दूसरी सब्जियां हैं उनके बढ़ते दामों ने रसोई का जो जायका है वो जरूर बिगाड़ दिया है। यानी कि खाना बनाने के लिए जो सब्जियों की जरूरत पड़ती है उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंटी, आपने भी सब्जी खरीदी है तो महंगी हो गई है सब्जी, तो क्या कहेंगी? इन दिनों महंगी हो जाती है। अच्छा। बरसात में तो टमाटर के दाम तो अचानक से बढ़ गए ज्यादा, तो पीछे से बढ़ के आएंगे तो बढ़ेंगे ना। तो फिर इसमें जायके पर कितना असर पड़ रहा है थाली पर? ये तो जायके में तो असर पड़ता है ना। पड़ता है। तो इन्होंने भी कहा कि बारिश का मौसम है और इस हिसाब से सब्जी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो सब्जियां नहीं आ पा रही, इसके चलते मार्केट में सब्जियां महंगी मिल रही हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम तरीके की सब्जियां यहाँ पे, क्योंकि हरा साग जो है वो ज्यादा खराब होने का डर रहता है, तो वो भी महंगा मिल रहा है। यहाँ पर तमाम तरीके की सब्जी लगी हुई है। भैया ये बताइए, टमाटर के दाम अचानक से महंगे हो गए, क्या कहेंगे, क्या कारण है? यहाँ बारिश हुआ था, वहाँ टमाटर बहुत घट हो गया। अच्छा, इसलिए वहाँ माल कम आ रहा है। माल कम आ रहा है तो टमाटर की बिक्री भी फिर कम हो रही है। हाँ। तो जिस तरीके से दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बिक्री पर भी असर पड़ रहा है। और टमाटर की बात करें तो 60 से 80 रुपए तक के दाम में मिल रहा है। इसके साथ जो गोभी है वो भी 80 रुपए किलो तक मिल रही है। बैगन 60 से लेके 80 रुपए तक किलो मिल रहे हैं। और अदरक की बात अगर हम करें तो वो 200 रुपए किलो तक के दाम में मिल रही है। यानी कि कह सकते हैं लगातार बढ़ती सब्जियों के दाम ने थाली का जायका जरूर बिगाड़ दिया है। कैमरा पर्सन चंद्रदेव के साथ मैं रचना, न्यूज 18 दिल्ली। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इस दौरे के लिए विराट कोहली कप्तान होंगे, जबकि राहुल चहर और नवदीप सैनी नया चेहरा होंगे। इस दौरे के लिए 16 रुकनी टीम में मोहम्मद शमी भी शामिल हैं। टीम इंडिया वेस्टइंडीज में 3 T20 और 3 वनडे समेत 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूमात को आवाम से रोशनास करवाने के लिए नामवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहीम हैदर ने उर्दू में एक किताब तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीफ की है।
रहीम हैदर का मानना है कि आवाम में मालूमात की कमी की वजह से इश्तिहारी हकीम तिब्बे नबवी के नाम से आवाम को लूट रहे हैं। हैदराबाद में इस किताब का इजरा अमल में लाया गया। दरअसल जो है तिब्बे नबवी के जो नुस्खे हैं हुजूर सरवर कायनात अपनी उम्मत के लिए बल्कि आम इंसानों के लिए पेश किए हैं, उसका इस्तेसाल किया जा रहा है। उसके नाम पे तिब्बे नबवी के नाम पे हलाल प्रोडक्ट्स ये वो बला बदतर तमाम चीज़ें जो है आम आदमी लूटे जा रहा है उसमें। उसको उसके ख़िलाफ़ मैं जो है ये इनिशिएटिव है मेरा, इब्तदाई कदम है ये। इसके बाद हम इसको अंग्रेज़ी में भी जो है पेश करने का है और तेलुगु ज़बान में भी देने का है और तमाम किताबें मुफ्त तकसीम कर रहे हैं। जैसा आप अंजीर खाने से क्या फ़ायदा है, खजूर खाने से क्या फ़ायदा है, जौ खाने से क्या फ़ायदा है आपको, और कलौंजी से क्या फ़ायदे हैं, मेथी के क्या फ़ायदे हैं, ऐसे टोटल 10 आइटम को मैं लेके जो है दिया हूँ ताकि शॉर्ट एंड स्वीट आसानी से आम आदमी पढ़ सके। ज़ख़ीम किताबें मार्केट में है, कोई पढ़ नहीं सकते, हो ख़रीद नहीं सकते, महंगी किताबें हैं, तो लिहाजा हम इसको मैं 56 पेजेस पे बनाया हूँ उसको, और इसमें कोई इश्तिहारात नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। चंद हमारे मुखलिसीन जो है मेरा साथ दिए हैं इसमें। रोमन इंग्लिश में लेके आ रहा हूँ एक, इंशाल्लाह ताला रबीउल अव्वल में उसको जो है शाये करेंगे। उसी वक्त जो है तेलुगु में भी रहेगा वो, तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए एक साहब जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो जो है काम होते ही जो है रबीउल अव्वल में उसको जो है हम। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, शीला दीक्षित का इंतकाल हुआ और शीला दीक्षित का जस्द खाकी निगम बोध घाट ले जाया जा रहा है और कुछ ही देर में आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। रास तस्वीरें आप देख रहे हैं। शीला दीक्षित का कल इंतकाल हो गया था। शीला दीक्षित का 81 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। कांग्रेस की सीनियर कद्दावर लीडर और साबिक वज़ीर आला दिल्ली की रही हैं। 15 साल वज़ीर आला रही हैं दिल्ली की। कुछ ही देर में आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी और इनके आखिरी सफर में पार्टी कारकुनान और तमाम पार्टियों के बड़े लीडरों ने खराज अक़ीदत पेश किया। आखिरी विदाई शीला दीक्षित को दी जा रही है। आखिरी रसूमात अदा किए जाएंगे कुछ देर में। बाद में पूछ लेना, मैं बता दूंगा कुछ से। बारिश हो रही है, बात रास तस्वीरें आप देख रहे हैं निगम बोध घाट की, जहां बारिश भी हो रही है और तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर वहां मौजूद हैं और कारकुनान भी मौजूद हैं। आखिरी रसूमात अदा करते हुए ये रास तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर निगम बोध घाट। निगम बोध घाट पर युवराज पाटिल, गुलाम नबी आज़ाद तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तमाम बड़े सीनियर लीडर कांग्रेस के आखिरी सफर में शामिल है, आखिरी रसूमात में शामिल है। शीला दीक्षित के इंतकाल से दिल्ली का दिल अचानक से रुक गया। शीला को दिल्ली का दिल अगर कहा जाए तो मुबालगा न होगा, क्योंकि शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए जो काम किए तरक्याती काम, उन कामों के लिए शीला दीक्षित को दिल्ली के लोग याद रखेंगे। अरकान ख़ानदान आखिरी रसूमात मसरूफ़ रास तस्वीरें निगम बोध घाट की। अरे सर, आप मोबाइल हटा लीजिए यार। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।